हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें बीएसटीसी का जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर है आज। तो हिंदी के आपके 30 प्रश्न आएंगे। उसमें से ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। यानी 30 प्रश्न आपके आएंगे, उसमें से आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाते हैं। तो एक मॉडल पेपर है, तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो 30 प्रश्न हैं आज हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कटक, घटक, तारक या फिर दक्षक। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कटक। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है और ये सारे प्रश्न जो है अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सब में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे पूरी देखिएगा, तभी आपको सही तरह से समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोगति में उपसर्ग है। तो अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? अध, अधो, अधः या फिर गति। तो यहाँ पर उपसर्ग है अधः। ठीक है, अधः उपसर्ग है और इसमें कौन सा, ये देख सकते हैं आपके सामने लास्ट में इसके जो विसर्ग लग रही है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ? अधः उपसर्ग हुआ है। अगला प्रश्न, बुराइयों से हमेशा दूर रहो। इस वाक्य में जो शब्द है उसमें ये जो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुराइयों से हमेशा दूर रहो, तो ये किस तरह का वाक्य है? समूहवाचक, भाववाचक, प्रभाववाचक या फिर जातिवाचक। तो बुराइयों से हमेशा दूर रहो, तो यहाँ पर जो ये बुराइयां शब्द है, ये जो बुराइयां शब्द है ये किस तरह की संधि है ना? तो इसमें जातिवाचक संधि है। कौन सी संधि है इसमें? बुराइयों में जातिवाचक संधि। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, अरबी और ये भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रेंच। तो कारतूस जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन शब्द में संधि है। तो संधि के प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे, सारी जो संधि है आप अच्छी तरह से उनको पढ़ के जाएं। तो पवन शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि या फिर जो है इसमें व्यंजन संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो पवन शब्द जो है इसमें कौन सी संधि आएगी? इसमें आएगी अयादि संधि। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जो भी प्रश्न मैं आपको पूछूं उसका भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें, ताकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है इनमें से, वो आपको बताना है। पढ़ना, हंसना, लिखना या फिर खाना। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें हमको क्या का जवाब मिलता है। ठीक है, वो सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर पढ़ना, लिखना और खाना ये तीनों सकर्मक क्रिया है, लेकिन हंसना यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ये हंसना इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज के हिंदी के जो प्रश्न है वो जरूर पसंद आएंगे। आज की वीडियो जो है आपको जरूर पसंद आएगी। अगला प्रश्न है, अंकुर का पर्याय है, यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा है अंकुर का? नवोदित, अंकवार, अवायव या फिर अंगार ध्वनि का। तो अंकुर का पर्यायवाची शब्द है नवोदित, यानी नया। अंकुर का मतलब एक नया, नए से आता है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख शब्द है। तो तारीख शब्द कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो तारीख शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, में और पर किस कारक के चिन्ह हैं? जो जितने भी कारक मतलब जो कारक है वो सारे कारक आपको याद करने हैं, उनके उद्धरण मतलब जो चिन्ह है वो भी आपको याद करके जाना है। तो में और पर किस कारक के चिन्ह है? कर्ता, अधिकरण, अपादान या फिर संप्रदान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक। में और पर, इसके जो है कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं,
शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? मैं विभिन्न विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिला हूँ, मैं अनेक बौद्धों से मिला हूँ। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसके अंदर? तो इसके अंदर शुद्ध वाक्य होगा मैं विभिन्न विद्वानों से मिला हूँ। यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें और अपना मूल्यांकन करते रहे। जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। यानी 30 प्रश्न हिंदी के आएंगे, उसमें से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हर टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी तो आपको सारे क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करके आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, फारसी, गुरुमुखी या देवनागरी? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यथाविधि का सही अर्थ बताएं। समास के इसमें अगर हम यथाविधि का जो सही अर्थ पूछें तो नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अंतर्गत या नियम अवरुद्ध। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विधि के अनुसार, यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ, आभारी या फिर कर्जदार? तो किए हुए उपकार को जो मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और अगर यही प्रश्न ऐसे होता किए हुए उपकार को न मानने वाला, तो वहां पे आप क्या करके आते हैं? कृतज्ञ। तो यहाँ पर अभी इसका जवाब क्या होगा? कृतज्ञ। अगला प्रश्न, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। वस्तु कम, ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में और नुकसान होना, दिल घबराना, न प्रवचन चर्चा कर देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे अभाव की स्थिति में और नुकसान होना, यानी एक तो नुकसान है ऊपर से और नुकसान होना, तो वो होता है कंगाली में आटा गीला होना। ये इसका सही जवाब होगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए, यानी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संधि के तो प्रश्न आपको सारे सही करके आने। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मह प्लस ऋषि, म प्लस हर्षि, महा प्लस हर्षि या महा प्लस ऋषि? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे इसका सही जवाब होगा महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है, अर आ रहा है बीच में इसमें, महर्षि। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर जाकर जरूर जो है वो क्लिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है मालदार होना, बहुत बढ़िया याद रखना, बेफिक्र होना, अवसर ताकना। तो गांठ बांधना, हम किसी को कहते हैं किस चीज़ की गांठ बांध लेना, यानी कि उस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखना, यानी बहुत बढ़िया याद रखना, अच्छी तरीके से इसको याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है? मोती, लाल, मणि या फिर माणिक? तो यहाँ पर मणि शब्द जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखिएगा, उनके सारे लिंक हैं, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका सारा BSTC का जो कोर्स हम कवर करते हुए वीडियो बना रहे हैं, राजस्थान GK, इंग्लिश का और हिंदी की सारी वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में आपको इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो मांस खाता है के लिए सही शब्द है निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी या फिर हिंसाचारी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सामिष। जो मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे? सामिष। अगला प्रश्न है, सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय? तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें और का लोप हो जाता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में किसका लोप हो जाता है? और का, यानी कि ये जो देश है यहाँ पर और जो है इसका लोप हो गया है और देश आ गया, यानी भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? द्वंद्व समास। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है आंख आना, नींद आना, सोने में गहरी नींद, आंखों का छिप जाना?
तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद आना, नींद आ जाना। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पथ और पथ्य युग्म का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है। यानी पथ का क्या अर्थ है और पथ्य का क्या अर्थ है, उसका आपको बताना है। रास्ता, रोगी का भोजन, मरीजों का भोजन, या छुट्टी, मत, या भोजन, या कोई नहीं। तो पथ और पथ्य का सही जवाब क्या होगा? इस पथ का मतलब तो होगा रास्ता और इस पथ्य का मतलब होगा रोगी का भोजन। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भवन और भुवन युग्म का अर्थ है। सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। घर या जगत, मकान, दुनिया, घर, सुंदरवन, या फिर सभी। तो भवन और भुवन, इनका सही जवाब क्या होगा? इस भवन का मतलब होता है मकान और इस भुवन का मतलब होता है दुनिया। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जिसका कोई शत्रु न पैदा हो उसके लिए एक शब्द है। ये भी कितनी बार जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो शत्रुहंता, शत्रुघ्न, अजात शत्रु, या फिर शत्रुनाशक। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो वो होता है अजात शत्रु। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, धोबी शब्द का बहुवचन है। धोबियाँ, धोबियाँ, सेम है ये, धोबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धोबी शब्द जो है वो बहुवचन में ही आता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर बहुवचन में धोबी ही होगा। ठीक है, धोबी ही रहेगा यहाँ पे इसका जवाब। अगला प्रश्न, चे प्लस अन की संधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी सही संधि क्या होगी? चेन, चयन, चाई, या फिर चाई। सेम हो गया ये। तो चे प्लस अन की संधि हो गई चयन। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी संधि है, चयन के अंदर कौन सी संधि है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, अनुदान शब्द में समास है। तो अनुदान शब्द में कौन सा समास है वो आपको बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, या फिर तत्पुरुष। तो अनुदान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें यहाँ पर अनु उपसर्ग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर शुरू में क्या है? अनु उपसर्ग, इसलिए यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि द्विगु समास क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है द्विगु समास की। अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया है। अभी पहले एक प्रश्न पूछा था आपसे, तो आपको इसका जवाब बताना है। अकर्मक क्रिया क्या है? खाना, उठना, अंत, या फिर लिखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खाना तो है सकर्मक, अंत भी सकर्मक, और लिखना। तो उठना यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेरणादायक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो नहलाया, नहाया, नहलवाया, या फिर नहाए। तो किसी के द्वारा, यानी कि हम अगर किसी की प्रेरणा से काम करें या किसी के द्वारा हमारे लिए काम किया जा रहा है तो प्रेरणार्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर नहलवाया, यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नाग और नाग युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। यानी दो नाग दे रखे एक जैसे, लेकिन अर्थ इनके क्या हैं? अलग अलग है, वो आपको बताना है। पत्थर या पत्थर दोनों का, हीरा या सर्प की जाति, पहाड़ या नगीना, या फिर पहाड़ या सर्प। तो इस नाग का मतलब यहाँ पे पहाड़ और इस नाग का मतलब यहाँ पे सर्प। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? पहाड़ और सर्प, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आँख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खोलना, निगरानी रखना, बुरा लगना, या जागरूकता होना। तो आँख का कांटा होना यानी बहुत बुरा लगता हमको वो व्यक्ति, तो वो आँख का कांटा होता है हमारे लिए। इस तरह के ये प्रश्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हिंदी के दूसरे मॉडल पेपर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। अब ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जाके प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।